मेरी आत्मा कब्र से उठेगी और दुनिया देखेगी कि मैं सही था। गाजा में इस्राएल की बर्बरता ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है। बहुत सारे लोग हिटलर को इस बात के लिए सपोर्ट भी करते हैं और यह भी मानते हैं कि हिटलर की सोच बहुत आगे की थी। आपको हजारों बुक्स, आर्टिकल्स और पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें हिटलर को डेविल बताया और साबित किया गया है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें एक पॉइंट होगा, हॉलोकॉस्ट। यह सच है कि हॉलोकॉस्ट के बगैर हिटलर की कहानी पूरी नहीं हो सकती। तो क्या हिटलर के सिवा किसी और ने ऐसा नहीं किया? फिर जिस काम के लिए हिटलर को शैतान बताया जाता है, उसी काम के लिए औरों को नोबेल पीस प्राइज के लिए कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है? और तो और आज उसी धार्मिक नफरत की पॉलिटिक्स से कुछ लोग भगवान बने बैठे हैं। हिटलर पर जो 3 सबसे बड़े इल्जाम लगते हैं वो क्या हैं? वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकॉस्ट और एंटीसेमिटिज्म। क्या हिटलर ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मरवाया? नहीं, हिटलर तो गिनती में कहीं टिकता ही नहीं। फिर वो कौन लोग थे? सो द क्वेश्चन इज, हिटलर वाज ग्रेट और ए डेविल? महान था या शैतान? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की बड़ी ताकतों को खुद को हीरो साबित करने के लिए एक विलन की जरूरत थी और हिटलर को बलि का बकरा बना दिया गया? वो सच्चाई जो हम सबसे छुपाई गई, आज हम उस पर बात करेंगे। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इतिहास का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट और डार्क मोमेंट मौजूद है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, हिटलर पहला एंटीसेमेटिक इंसान नहीं था, लेकिन उसने इस नफरत को राजनीतिक हथियार बनाया। व्हाट इज एंटीसेमिटिज्म? इन सिंपल वर्ड्स, हेट अगेंस्ट ज्यूज पीपल। 9 और 10 नवंबर 1938 जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक ऐसी तबाही फैली कि पूरी दुनिया दहल गई। करीब 1400 सिनेगॉग्स को आग लगा दी गई। हजारों दुकानों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। इसीलिए इस रात को कहा गया क्रिस्टल नाइट, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। उस समय दुनिया ने इसकी जिम्मेदारी हिटलर पर डाली, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। यह अचानक शुरू नहीं हुआ था। यह नफरत धीरे धीरे भड़काई गई आग थी। यह सब भड़क कैसे उठा? हिटलर और नाजी लीडर्स पहले से ही यहूदियों को दुश्मन बताने का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, हर जगह धीरे धीरे लोगों के दिमाग भरे जा रहे थे। चिल्ड्रंस तक को पढ़ाया जाता था कि एक यहूदी को पहचानना क्यों जरूरी है। लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा चुकी थी, उन्हें बस एक बहाना चाहिए था। 7 नवंबर 1938 वह घटना जिसने आग लगा दी। पेरिस में रहने वाले 17 साल के हर्शल ने गुस्से में आकर जर्मन डिप्लोमेट अर्नस्ट वॉन रैथ को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि उसके परिवार को जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया गया था और पोलिश बॉर्डर पर उन्हें बेहद बुरी हालत में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 9 नवंबर को वॉन रैथ की मौत हो जाती है और बस यही वह चिंगारी थी जिसका इंतजार लोगों को था। और इसी रात पूरा जर्मनी जल उठा। यह दंगा कितना बड़ा था इस मैप पर आप देख सकते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया से लेकर रूस तक में लोगों पर हमले हुए। इतने बड़े दंगे सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से नहीं कराए जा सकते। इसके पीछे 2 धर्मों के बीच पहले से सुलग रही आग भी थी। जूस के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आज भी है। उनका मानना है कि वी आर चोजन पीपल, द रेस्ट आर जेंटाइल्स एंड गोएम्स। कि हम हैं असल इंसान, बाकी इंसान जो है वो इंसान नुमा हैवान है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं। हम हैं असल इंसान, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु। बाकी ये जेंटाइल्स, ये गोयम्स, गैर यहूदी, ये तो हैवानात है। कि असल इंसान हम हैं, बाकी पूरी नौ इंसानी हमारे लिए हैवानों के दर्जे में। हम चाहें जिस तरह उन्हें इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉइट करें, धोखा दें, जैसे चाहें, लूटें, खसूटें, सब कुछ करें, बदहजी करें, इनसे सूद लें, सब करें, जो भी मुमकिन तरीका हो। ये हमारे लिए, हम डोमिनेट करेंगे और ये दर हकीकत हमारे आलयकार है। जहां भी जाते इल्लीगल धंधे करते, प्रोस्टिट्यूशन तक से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज से निकाले गए। यह मैप दिखाता है कि कब और कहां से निकाले गए। दूसरी तरफ इन पर जीसस को सूली चढ़ाने का आरोप था। यह सच है या झूठ, यह एक लंबी बहस है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इनके लिए एक नफरत पनप रही थी। हिटलर ने इसी दबी हुई आग को भड़काया और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यह सच है कि हिटलर का जुर्म सबसे बड़ा था, उसने पूरे समाज को उकसाया, मगर इससे पूरे समाज का गुनाह छोटा नहीं हो जाता। 28 जुलाई 1914 यही वो दिन था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता भी नहीं होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर भी शामिल था।
मगर एक सैनिक की तरह नहीं। पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ चुकी थी, एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका थे। सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। उस वक्त हिटलर करीब 25 साल का था। वह असल में जर्मन नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। अपने मुल्क ऑस्ट्रिया से निकलकर वह म्यूनिख पहुंचा और जर्मन फौज में एक साधारण सिपाही की तरफ भर्ती हो गया। उसे डिस्पैच रनर यानी मैसेंजर का काम दिया गया। हिटलर जब मैसेज डिलीवर करता तो सुनने वाले जज्बात से भर जाते। इस काम के लिए उसे खतरनाक क्षेत्रों में जाना पड़ता था जहां गोलियां बरसती थीं और बम गिरते थे। हिटलर को इस दौरान कई बार मौत का सामना करना पड़ा। हिटलर को बहादुरी के लिए 2 बार क्रॉस ऑफ आयरन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत कम सैनिकों को दिया जाने वाला अवार्ड था। 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार के आखिरी दिनों में हिटलर की पोस्टिंग फ्रांस के बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव इप्रेस में कर दी गई, जहां एक बहुत बड़ा हमला होता है जिसमें हिटलर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह वहां से भागता है और गलती से एक ब्रिटिश सोल्जर हेनरी टेंडी के सामने पहुंच जाता है। हेनरी कोई मामूली सिपाही नहीं था, वो बहुत ही ट्रेंड और स्किल्ड सोल्जर था। मगर हेनरी जब देखता है कि एक घायल और निहत्था आदमी है तो वह अपनी बंदूक पीछे कर लेता है और हिटलर को जाने देता है। मगर उसे क्या पता था कि यही आदमी आगे चलकर लाखों लोगों की गर्दन उड़ाने वाला है। हिटलर जैसे तैसे किसी तरह से एक मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी एक आंख काम करना बंद कर चुकी थी और बायां शोल्डर इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि इलाज के बाद भी सारी जिंदगी कांपता रहा। 10 नवंबर 1918 को जब हिटलर अभी भी अस्पताल में भर्ती था और ठीक हो रहा था, उसे एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर वह रो पड़ता है। वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गया और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हिटलर यह मानने को तैयार नहीं था कि जर्मनी हार भी सकता है। यही वह मौका था जिसने हिटलर के भविष्य को आकार दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई कहने को तो एक शांति समझौता था, हकीकत में यह वर्ल्ड वार 2 का ड्राफ्ट था। सबसे पहले जर्मनी को मजबूर किया गया कि वह एक्सेप्ट करे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ। यह जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार कई देशों की गलती थी, सिर्फ जर्मनी की नहीं। यह शर्त लोगों के दिलों में गुस्सा और बदले की भावना भरने के लिए काफी थी। आर्थिक बर्बादी का फैसला। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर इतना भारी हर्जाना लगाया जिसका चुका पाना नामुमकिन था। जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चारों तरफ बेरोजगारी और भूखमरी के काले बादल छा गए। फौज पर पाबंदी, फौज घटाकर सिर्फ 1 लाख कर दी गई। एयरफोर्स लगभग खत्म कर दी गई। टैंक, जहाज, पनडुब्बी, भारी हथियार सब पर बैन लगा दिया गया। 13% जर्मनी की जमीनें दूसरों में बांट दी गई। किसी देश की जमीन छीनना उसकी आइडेंटिटी पर हमला होता है। वर्साई की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, शर्म और गुस्सा, ये सब मिलकर जर्मनी में नाराजगी का तूफान पैदा कर चुके थे। इस तूफान को एक मकसद और दिशा दी हिटलर ने। हमारी हार यहूदियों और कम्युनिस्टों की वजह से हुई। ये दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। वर्साई हमारी जिल्लत है, मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा। जर्मनी फिर से उठेगा। यह समझौता इतना क्रूएल और ह्यूमिलिएटिंग था कि जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्क का फिर से उठना लाजमी था, और यही हुआ। द राइज ऑफ डेविल। 1919 के बाद जर्मनी टूट चुका था। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने देश को अपमानित किया था। आर्थिक तंगी फैल चुकी थी और जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा। जो सामान जनवरी 1923 में 250 का मिलता था, वही सामान नवंबर में सिर्फ 11 महीने में 200 बिलियन का हो चुका था। हर दूसरे दिन सामान के दाम दोगुने हो जाते थे। एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बैग भर भर के पैसे देने पड़ते थे। यहीं पर हिटलर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। म्यूनिख में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होकर अपने भाषण और करिश्माई नेतृत्व का पहली बार प्रदर्शन किया। उसकी आवाज, उसके विचार और गुस्सा जनता को खूब अट्रैक्ट कर रहे थे। 1920 में पार्टी ने अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1920 में हिटलर और नाजियों ने अपना 25 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे 25 पॉइंट्स प्रोग्राम का नाम दिया। इसके मेन पॉइंट्स थे: सभी जर्मन बोलने वाले लोग एक ही नेशन के अंडर होंगे, नो डिवीजन, नो सेपरेशन, हर किसी को नौकरी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, यहूदियों के खिलाफ कड़े कानून बनाना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दुनिया ने जर्मनी पर ट्रीटी के जरिए जो रूल्स थोपे हैं सबको खत्म करना। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रॉमिस था कि जर्मनी सिर्फ वही लोग हैं जिनकी रगों में जर्मन रेस का खून है।
राजनीतिक विरोधियों का खात्मा। कुल मिलाकर एक नारा था, मेक जर्मन ग्रेट अगेन। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाषण देने का स्टाइल। लोग उसकी बातों में खो जाते। उसके भाषणों में देशभक्ति, गुस्सा और अपमान की भावना इतनी गहरी होती थी कि लोग खुद को उसका हिस्सा मानने लगते थे। इसी बीच 1923 में हिटलर एक ब्लंडर कर बैठता है। मुसोलिनी से प्रभावित होकर नाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तख्ता पलट करने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है। पार्टी के 16 लोग मारे जाते हैं। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और देशद्रोह के केस में 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है और उसकी पार्टी को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। जेल में ही उसने अपनी सबसे मशहूर किताब मेन काम्फ मतलब माई स्ट्रगल लिखी, जिसमें उसकी आइडियोलॉजी और फ्यूचर प्लान्स दर्ज थे। जेल से बाहर आने के बाद हिटलर समझ चुका था कि सत्ता हिंसा से नहीं, राजनीति और रणनीति से हासिल होगी। उसने नाजी पार्टी को और यूनाइट किया, प्रोपेगेंडा को मजबूत किया और जनता के रोजमर्रा के मुद्दों पर ध्यान दिया। 1920 के दशक में हिटलर ने सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बनना सीखा, बल्कि उसने जनता को अपने विचारों के जाल में फंसाना और नाजी पार्टी को जर्मनी का फ्यूचर बनाने का रास्ता तैयार किया। यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जो 1933 में हिटलर को चांसलर बनाएगी, जर्मनी और पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आएगी। फिर आता है साल 1929, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की इकोनॉमी पहले से ही डगमगा रही थी। बची खुची कसर डिप्रेशन ने निकाल दी। गरीबी और भूखमरी चरम पर पहुंच चुकी थी। हिटलर ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उसने नाजी पार्टी का प्रचार ऐसे किया कि लोगों को लगने लगा कि इस भूखमरी से अब सिर्फ हिटलर ही हमें निकाल सकता है। 1930 में इलेक्शन होता है और नाजी पार्टी 107 सीट जीत जाती है। हिटलर अब देश का हीरो बन चुका था। हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी, रेडियो, पेपर, मैगजीन, हर जगह हिटलर के पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही थी। 1932 में हिटलर पॉल वान हिंडनबर्ग के खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है, लेकिन हार जाता है। मगर अब वह एक्सट्रीमली पॉपुलर हो चुका था। देश में मंदी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और यही एक पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाता है। 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को गलती से चांसलर बना दिया। उसका प्लान था कि हिटलर को राजनीतिक रूप से खत्म करना, लेकिन चीजें उसके हाथ से बाहर चली गईं। हुआ कुछ यूं था, हिंडन ने राष्ट्रपति बनने के बाद पापेन को चांसलर बनाया। पापेन लगभग 1 साल तक चांसलर रहा, मगर मंदी को रोक नहीं पाया। उसके बाद उसे हटाकर स्लेचर को दिसंबर में चांसलर बनाया गया, मगर आर्थिक मंदी में कोई सुधार होता न देख पापेन और हिंडनबर्ग ने एक प्लान बनाया। हिटलर को चांसलर बना देते हैं, उसके समर्थकों का हमें फायदा मिलेगा और अगर मंदी संभल गई तो हमें ही फायदा होगा, नहीं तो हमारी पार्टी आगे आएगी और सारी जिम्मेदारी हिटलर पर डालकर हम हीरो बन जाएंगे। इधर पापेन अपनी सत्ता पाने के लिए एक अलग ही प्लान बना रहा था। उसने हिटलर से सीक्रेटली मुलाकात की। तुम मुझे वाइस चांसलर बनाने का वादा करो तो मैं हिंडनबर्ग से बात करके तुम्हें चांसलर बना सकता हूँ। हिटलर ने पापेन की सभी शर्तें मान ली। उनको लग रहा था कि हिटलर केवल एक मोहरा है जिसे वो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि हिटलर राजनीति में उनका बाप है। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद 28 फरवरी 1933 को जर्मनी की संसद में आग लग जाती है। यह घटना हिटलर और नाजी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर का मील का पत्थर साबित हुई। हिटलर ने आरोप लगाया कि यह आग कम्युनिस्टों ने लगाई है, ये देश को जला देना चाहते हैं। उसी रात हिटलर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के पास पहुंचता है और रिचस्टैग फायर डिक्री लगाने की मांग करता है। यह एक कानून था जिसके लागू होने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे सारे राइट्स छिन जाते। एक तरह से इमरजेंसी थी। हिटलर को अनलिमिटेड पावर मिल गई थी, किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार करने की। हजारों कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स उसी हफ्ते जेल में बंद कर दिए गए। उसी साल मार्च में चुनाव होने थे। हिटलर की पार्टी का नारा था, हिटलर को वोट दो, देश को बचाओ। इलेक्शन का रिजल्ट आया। नाजी पार्टी मेजॉरिटी तो नहीं हासिल कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कुछ ही दिनों बाद 23 मार्च को हिटलर ने डरा धमकाकर इनेबलिंग एक्ट पास करा लिया। इनेबलिंग एक्ट पास होने के बाद हिटलर के पास पूरी ताकत आ चुकी थी। अब वो खुद कोई भी कानून बना सकता था। अब वह डिक्टेटर बन चुका था। बची खुची कसर 2 अगस्त 1934 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत के साथ पूरी हो गई। पूरा देश शोक में डूबा था, मगर हिटलर नहीं। उसी दिन अनाउंस कर देता है कि अब प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों पोस्ट मैं ही संभालूंगा और खुद को नया खिताब देता है, फुहरर, जर्मनी का सुप्रीम लीडर। 1933 में चांसलर बना हिटलर सिर्फ 18 महीने में एक लोकतांत्रिक देश को पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से तराश चुका था। विंस्टन चर्चिल का यह कोट बहुत कुछ बयां करता है।
1933 में जब हिटलर चांसलर बना तो चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, मायूसी, बेबसी का आलम था। बेरोजगारी आसमान छू रही थी, कारखाने बंद, सड़कें सुनसान, हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था, कल क्या होगा। हिटलर को चांसलर बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि हिंडनबर्ग से इकोनॉमी संभल नहीं रही थी। हिटलर के आते ही एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी सब में तेजी से सुधार हुए। सिर्फ 6 साल में 1943 तक देश की इकोनॉमी दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन चुकी थी। मगर इस पर कोई बात नहीं करता। इन सब की मौत क्यों हुई? इनकी मौत के पीछे किसका हाथ था? इन सभी केसों में एक चीज कॉमन है, कुछ भी साफ नहीं है कि इनके मारे जाने के पीछे का मकसद क्या था। जो बताया जाता है वह इतना बचकाना है कि सुनकर हंसी आती है। एक और चीज कॉमन है, गेस व्हाट? गद्दाफी के आने से पहले लीबिया में बैंक उसी तरह से चलते थे जैसे दुनिया में चलते हैं, लोन पर इंटरेस्ट, सेविंग पर इंटरेस्ट, फॉरेन बैंक्स का इन्फ्लुएंस। मगर 1970 के दशक में गद्दाफी ने कहा कि इंटरेस्ट हराम है और देश को इससे दूर जाना होगा। इसीलिए उसने विदेशी बैंकों को बाहर निकाला, बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया, इस्लामिक फाइनेंस मॉडल लागू करना शुरू किया। नतीजा, गद्दाफी को रास्ते से हटा दिया गया। सन 2000 में सद्दाम हुसैन ने एक अहम ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका को बेचैन कर दिया। इराक अब अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचेगा। यह फैसला बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम था क्योंकि दुनिया में तेल की अधिकतर खरीदो फरोख्त अमेरिकी डॉलर में हुआ करती थी। इसे अमेरिका के दबदबे को सीधा चैलेंज बताया गया। सन 2000 से 2003 तक इराक तेल की बिक्री यूरो में करता रहा, जब तक कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला नहीं कर दिया और सद्दाम को पहले बदनाम किया गया और फिर ठिकाने लगा दिया गया। इन सब की एक ही गलती थी, ये अपने देश को बिना बैंक से कर्ज लिए अच्छे से चला रहे थे। सिर्फ चला नहीं रहे थे बल्कि हर किसी की आमदनी बढ़ रही थी, जीडीपी ग्रोथ हो रहा था। इन बैंकर्स के खिलाफ जो भी गया सबका एक ही नतीजा हुआ, पहले बदनाम किया गया फिर रास्ते से हटा दिया गया। यही गलती हिटलर ने भी की थी। उसने जर्मनी की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को वापस लाने के लिए सूदखोर इंटरनेशनल बैंकों पर पाबंदी लगा दी। बहुत सारे हिस्टोरियन इसे भी वर्ल्ड वॉर 2 का एक कारण मानते हैं। हिटलर ने कुछ गलतियां और भी की थी। दुनिया का कोई भी इंसान हिटलर की घेटोज, मास शूटिंग, कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर जैसे इंसानियत के खिलाफ किए गए कामों का समर्थन नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसे इलाज की जरूरत है। हिटलर को कोई क्या ही सपोर्ट करेगा जब हिटलर के सौतेले भाई के बेटे ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हिटलर का वंशज आगे बढ़े। जब भी बर्बरता की बात होती है तो हिटलर का ही नाम क्यों सबसे ऊपर आता है? माओ, लियोपोल्ड और स्टालिन का क्यों नहीं? जबकि इन्होंने तो हिटलर से भी कहीं ज्यादा खून खराबा किया था। बल्कि स्टालिन का नाम तो नोबेल पीस प्राइज के लिए भेजा गया था। But 2 million Jews die. Hitler is the most horrible man. Leopold kills 20 million Africans and he's still not the most worst man that ever lived. Can you process that? Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. एक तो हिटलर ने जिनको मारा, आज पूरे दुनिया की मीडिया पर उनका कब्जा है। टीवी, पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि सिर्फ नाम पढ़ने में 1 घंटा निकल जाएगा। जो चाहे नैरेटिव बना सकते हैं। 2015 में एक अजीब बात हुई। गूगल पर हॉलोकॉस्ट सर्च करने पर दिखाता था कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, और फिर जो इंग्लिश मीडिया ने इसका प्रचार शुरू किया और इन सब में हिटलर ने भी उनका पूरा साथ दिया। हिटलर जहां भी जाता कैमरा उसके साथ होता था, हर मिनट की फोटो और वीडियो मौजूद थी और आज सब कुछ मीडिया में है। इसीलिए हिटलर औरों से ज्यादा बदनाम है। दुनिया हिटलर को जिस काम के लिए उसे जुल्म का प्रतीक बताती है, आज वही जुल्म, वही बेरहमी गाजा पर इजराइल की तरफ से दोहराई जा रही है। लेकिन अजीब बात है, दुनिया का मीडिया जो हर जगह इंसानियत का पाठ पढ़ाता फिरता है, आज उसी इंसानियत की कब्र पर खामोश खड़ा है। कहां चले गए इनकी एथिक्स और मोरल्स? कहां दफन हो गई इंसानियत? जब जुल्म इनकी दहलीज पर पहुंचे तो पूरी दुनिया को जलते हुए दिखाते हैं, लेकिन जब वही जुल्म किसी और पर ढाया जाए तो ये सब आंखों पर पर्दा डाल के यूं गुजर जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं।